अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज़ मोहिउद्दीन। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अप्रैल 2024 का पेपर है ये। सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश है और पेपर का कोड है 202। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपको ये स्क्रीन पे जो पेपर दिखा रहा हूँ, ये पेपर को अच्छी तरीके से अपन पहले समझ लेंगे। पेपर पैटर्न ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 2025 का पेपर भी एक बार जाके उसको भी चेक कर लीजिए। पहले मैं ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसके आंसर्स लिखाऊंगा। किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है वो सब एक ही वीडियो में रहने वाला है। तो मॉडल पेपर 1 अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद मॉडल पेपर 2 मैं अपलोड करूंगा विथ आंसर्स के साथ में। ठीक है, तो आपको एक मॉडल पेपर 1 2 3, ये 3 मॉडल पेपर्स करना है हर सब्जेक्ट में। टॉस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि इंग्लिश है, होम साइंस, इंडियन कल्चर, सोशल स्टडीज़, और दूसरे भी सब्जेक्ट्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और क्या है, मैथमेटिक्स। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए 3 मॉडल पेपर्स बना रहा हूँ मैं 2026 एग्ज़ाम्स के लिए। जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। अगर आपको मेरा मतलब ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये आपको आसानी से मिल जाए तो क्या करिए, आप मेरा नंबर नोट डाउन करिए, 9700229757। और ये आपको व्हाट्सअप पे चेक करना है, व्हाट्सअप पे सर्च करना है। और जैसा मेरा नाम आएगा वहाँ पे आपको, तो आपको हेलो हाई करना है मेरे नंबर पे। मैसेज करिए मेरे को, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर देता हूँ जहाँ पे सारे वीडियोस, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है, क्वेश्चन आंसर्स है, वो सब कुछ, मॉडल पेपर्स है, वो सब कुछ मैं वहाँ पे शेयर करूँगा। ओके, चलिए पेपर का डिस्कस कर लेंगे, पेपर को देखेंगे। अब इंग्लिश के पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी रहता। पार्ट ए पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पार्ट बी करेंगे। पार्ट ए, टोटल पेपर देखो, पार्ट ए और बी मिला के कितने मार्क्स का रहता है, 100 मार्क्स का। यहाँ थोड़े इंस्ट्रक्शंस दिए। क्या इंस्ट्रक्शंस है? दिस पेपर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ठीक है, 1 2 3 सेक्शंस है बोल रहे हैं इस पेपर के अंदर। 3 सेक्शंस है, पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर सेक्शन 1 है, पार्ट ए के अंदर सेक्शन 2 है, पार्ट बी के अंदर सेक्शन 3 है। उसके हिसाब से पार्ट ए सेक्शन 1 के अंदर 40 मार्क्स, पार्ट ए सेक्शन 2 के अंदर 20 मार्क्स, पार्ट बी सेक्शन 3 के अंदर 40 मार्क्स। ठीक है, ओके। अब वो सब हटाओ, अब सीधा मुद्दे पे आएंगे। अपन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ए। क्या है वो? सेक्शन 1। सेक्शन 1 मार्क्स कितने बोल रहा है यहाँ पे? टोटल सेक्शन पार्ट ए कितने मार्क्स का रहने वाला है? 60 मार्क्स का। ठीक है, कितना टाइम मिलने वाला है इसके लिए? 2 आवर्स एग्जैक्टली। आपको मालूम है 3 आवर्स मिलने वाला है, लेकिन जो 1 आवर है वो आपको मिलने वाला है पार्ट बी के लिए। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे क्या आया सेक्शन 1 में, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले आपको ये पैसेज दिख रहा है, आपको ये पैसेज पूरा याद करना है। इस पैसेज को याद नहीं करना है, ये पैसेज को पढ़ना है। अच्छा, यह सवाल ये आता कि अगर पढ़ने आया तो ठीक है, आप पढ़ लेंगे। अगर पढ़ने नहीं आया तो क्या करना फिर? ठीक है, पढ़ने आया तो पढ़ लेंगे अपन, पढ़ने नहीं आया तो क्या करना? ये पैसेज तो दे दिया इतना बड़ा। क्या दिया है यहाँ पे पैसेज में? माई फादर वॉज ए रिच मर्चेंट, व्हेन ही डाइड आई वॉज स्टिल यंग, he left behind a big wealth. However, I was an inexperienced, thoughtless youth and spent all his wealth foolishly. I returned to my senses only after the loss of all the wealth. I decided to sail for the Persian Gulf with some goods. Our group sailed from one country to another, selling the goods. One day, when we were on board, we saw a beautiful small green island. Just to have some fun, we all got down on that green patch. We were hungry, and so we decided to cook some food there. As soon as we lit the fire for cooking,
वी गॉट ए जर्क, द आइलैंड वॉज ट्रेमलिंग, इट वॉज। तो ये था पैसेज। अभी पैसेज ख़त्म नहीं हुआ, पैसेज इसके बाद और भी है, कंटिन्यूशन है। नॉट एन आइलैंड। देखो यहाँ पे मैं पैसेज इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको रीडिंग में प्रॉब्लम है। वो रीडिंग में प्रॉब्लम है इसलिए बोल के मैं उनको यहाँ पे रीडिंग करके दिखा रहा हूँ। अगर वो चाहते हैं कि मेरे साथ वो रीडिंग भी सीखें तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर को जब समझ रहे हैं तो उसके साथ में हम रीडिंग भी सीख लेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखो। इट वॉज द बैक ऑफ ए ह्यूज एनिमल which got disturbed when the fire was lit on its back. We were terrified when we realized this. Everyone jumped into the sea to save their lives. Most of them boarded the ship, but a few were not so fortunate. Before they could climb up, the captain started the ship hurriedly, leaving behind a few sailors who were still struggling in the sea for their life. I I life, ये क्या सेंटेंस है? I life, I was one among those strugglers. Fortunately, I catch hold of a big piece of wood floating nearby and held on to it. पूरा पैसेज पढ़ लिए अपन। पैसेज में एक इंसान है और उसके फादर एक्सपायर होने के बाद पूरी प्रॉपर्टी जो भी वेल्थ है, दौलत पूरी उसको मिल गई और उसकी नादानी की वजह से वो पूरा पैसा गवा दिया। ठीक है, उसकी नादानी की वजह से वो पूरा पैसा गवा दिया। यहाँ पे लिखे हुआ है आई रिटर्न टू माई सेंसेस ओनली आफ्टर द लॉस, आफ्टर द लॉस। ओके, आई रिटर्न टू माई सेंसेस ओनली आफ्टर द लॉस ऑफ ऑल वेल्थ। आई डिसाइडेड टू सेल फॉर द पर्शियन गोल्फ विथ सम गुड्स। तो पर्शियन गोल्फ में, गल्फ में, पर्शियन गल्फ में क्या करना चाहता था? वो गुड सेल करना चाहता था। कौन? ये जो जिसके फादर एक मर्चेंट थे और जैसा उनकी डेथ हो गई, उनके फादर की डेथ हो गई तो जो भी पैसा था उन्होंने बर्बाद कर दिया। बाद में ख्याल आया तो उन्होंने गुड्स बेचेंगे बोल के पर्शियन गल्फ में सोचे। और उनका जो ग्रुप था सेल्ड फ्रॉम द, अब अ ग्रुप सेल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मतलब ट्रैवल करना शुरू कर दिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके अपने जो गुड्स है वो सेल करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। सेलिंग द गुड्स, वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन वी वेयर ऑन बोर्ड, जब वो जहाज़ पे थे, वी सॉ ए ब्यूटीफुल स्मॉल ग्रीन आइलैंड, एक अच्छा सा प्यारा सा एक आइलैंड दिखाई दिया। आइलैंड का मतलब है चारों तरफ पानी रहता है, बीच में ज़मीन, उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, जस्ट टू हैव सम फन, थोड़ा इन्जॉय करने के लिए, वी ऑल गेट डाउन ऑन दैट ग्रीन पैच, तो हम सब लोग क्या करें, वो जो ग्रीन पैच मतलब घास वाली ज़मीन है वहाँ पे हम उतर गए। वी वेर हंग्री एंड सो वी डिसाइडेड टू कुक, हम लोग को भूख लग रही थी, हम कुछ पकाएंगे बोल के सोचे। हैज़ सून हैज़ वी लिट द फायर, जैसे ही हमने आग लगाई खाने के लिए, वी गॉट ए जर्क, और हमें एक झटका सा लगा। द आइलैंड वॉज ट्रेम्बलिंग, और वो जो आइलैंड था वो हिलना शुरू कर दिया, मतलब कपकपी शुरू हो गई। इट वॉज द बैक of a huge animal which got disturbed when the fire was lit on its back. We were terrified when we realized this. Everyone jumped into the sea. एक्चुअली वो एक कोई ग्रीन पैच नहीं था, वो एक एनिमल था। जिस जैसे ही लोग आग लगाए तो वो जो एनिमल था उसको उसका महसूस, वो आग का महसूस हुआ और वो अचानक से इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगा और वो लोग डर के समंदर के अंदर कूद गए।
अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, सेव देयर लाइव्स। मोस्ट ऑफ देम बोर्डेड द शिप, कई सारे लोग शिप पर चढ़ गए, लेकिन बट ए फ्यू वेयर नॉट सो फॉर्चुनेट, थोड़े किस्मत वाले नहीं थे। बिफोर दे कुड क्लाइंब अप, चढ़ने से पहले, उनके चढ़ने से पहले बोट में, द कैप्टन स्टार्टेड द शिप हॉरिडली, लीविंग बिहाइंड ए फ्यू सेलर्स, पीछे जो कारोबार करने वाले थे उनको छोड़ के जो जहाज़ है वो आगे बढ़ गया। हु वेर स्टिल स्ट्रगलिंग इन द सी फॉर देयर लाइफ, और लेकिन वो तो जो पानी में रह गए वो अपनी ज़िंदगी के लिए कोशिश कर रहे थे। आई वॉज वन अमॉन्ग दोज स्ट्रगलर्स, और मैं भी उन्हीं स्ट्रगलर्स में था कि मैं भी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। फॉर्चुनेटली आई कैच होल्ड ए बिग पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग नियर बाई, और किस्मत से क्या हुआ, करीब में एक लकड़ी का टुकड़ा जो तैरते हुए जा रहा था वो उसको पकड़ लिया, एंड हेल्ड ऑन टू इट, और उसके ऊपर वो अपने पूरे वेट को रख दिया। अब यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, नरेटर्स फादर वॉज ए, जो नरेटर थे जो ये कहानी बयान कर रहे हैं उनके फादर क्या थे? ठीक है, उनके फादर क्या थे? तो हम क्लियरली देखे थे कि उनके फादर क्या थे, एक मर्चेंट थे। क्या थे? मर्चेंट। ओके, सामान बेचने वाले एक मर्चेंट थे। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड, द नरेटर द नरेटर स्पेंट हीज फादर्स वेल्थ, वो जो नरेट कर रहे हैं उन्होंने क्या करे, अपने फादर की वेल्थ को क्या करे, फूलिशली, फूलिशली पूरी बर्बाद कर दिए, पूरा खर्च कर दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्रुप डिसाइडेड टू सेल टू द पर्शियन गल्फ विथ, एक ग्रुप, जो इनका ग्रुप था, क्या डिसाइड करे, पर्शियन गल्फ में बेचेंगे बोल के। क्या बेचेंगे? गुड्स बेचेंगे बोल के वो लोग सोच के तैयारी कर रहे थे। पूरा ग्रुप मिलकर डिसाइड कर रहा था ये चीज़। फोर्थ है, द ग्रीन पैच दैट द ग्रुप लैंडेड ऑन टर्न आउट टू बी, जो ग्रीन कलर का जो पैच था जिसको ये लोग आइलैंड समझ रहे थे, धीरे अचानक क्या हो गया, वो कैसे में बदल गया है, ग्रीन पैच जाके क्या बदल गया, द बैक ऑफ ए ह्यूज एनिमल। आंसर है द बैक ऑफ ए ह्यूज एनिमल, एक बहुत बड़ा एनिमल, एक्चुअली वो बहुत बड़ा एक एनिमल था। ठीक है, ओके। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इनको अगर आप लिखेंगे तो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स, मतलब ये 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। अब ये वाई डिड द नरेटर एंड द ग्रुप डिसाइड टू कुक ऑन द ग्रीन लैंड, क्यों लोग डिसाइड करे खाना पकाने के लिए, राइट, ग्रीनलैंड पे, क्योंकि वो लोग भूखे थे, राइट। क्या थे लोग? भूखे थे, उनको भूख ज़्यादा लग रही थी तो वो लोग क्या सोचे, यहाँ पे खाना पकाएंगे बोल के सोचे। वॉट वॉज द सरप्राइजिंग डिस्क्लोजर अबाउट द ग्रीनलैंड, वो जो ग्रीनलैंड देखे थे लोग, सरप्राइजिंग क्या था उनके लिए, वो एक ह्यूज एनिमल था एक्चुअली। वॉट अनफॉर्चुनेट What unfortunate event occurred when the group lit a fire on the island surface? क्या हुआ जब लोग आइलैंड के सरफेस पे क्या करें, आइलैंड की सरफेस पे जब आग लगाने की कोशिश करे, क्यों, खाना पकाने के लिए जो आग जलाने की कोशिश करे, तो क्या हुआ, फ्यू वेर नॉट सो फॉर्चुनेट, थोड़े किस्मत वाले नहीं थे, बिफोर दे कुड क्लाइम अप, what unfortunate event occurred when the group lit a fire on the island surface? तो आइलैंड पे जब जैसा वो लोग खाना पकाने की कोशिश करें और उसके लिए आग लगाए तो क्या हुआ, अचानक एक बहुत, वो जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा हिलना शुरू करी, थोड़े उसमें से किस्मत वाले नहीं थे और वो क्या करे, कोशिश करने के बाद भी वो जहाज़ पे चढ़ नहीं सके। चढ़ने से पहले जो कैप्टन था शिप का, वो बहुत तेज़ी से शिप को आगे लेके चले गया, और जो पीछे रह गए उनमें से जो ये नरेटर था वो भी उसी सी में था। उसके करीब में एक लकड़ी का टुकड़ा आया, वो अपना वेट उस लकड़ी के टुकड़े पर रख के अपनी ज़िंदगी बचा लिया।
ठीक है, डन। तो ये सारे आंसर्स जो इसके आंसर्स है मैं इसके बाद आपको लिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद एक पैसेज के बाद आने वाला है क्या, आपको रीड द फॉलोइंग पोएम। पोएम पढ़ना है और पोएम पढ़ के क्या करना है, सिंपति, सिंपति मतलब हमदर्दी, लोगों के लिए हमदर्दी दिखाना। पोएम क्या बोल रहा है यहाँ पे, आई ले इन सॉरो डीप डिप्रेस्ड माई ग्रीफ, ठीक है, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, his looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow past, I paid him back the gold he gave me, then stood erect and spoke my thanks. I blessed his charity. I lay in want, in grief and pain. A poor man passed my way. He watched me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, God is great, but greater far is heavenly sympathy. अब ये पोएम पढ़ने के बाद इसके ऊपर कुछ सवाल पूछे जाएंगे इस तरीके से जैसा पहले वाले पैसेज में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा, द पोएट वॉज इन डीप सोरो, ए प्राउड मैन केम एंड हेल्प्ड हिम बाई, क्या करा, जो पोएट है वो बहुत दुखी था, एक प्राउड मैन उसके करीब आया और उसकी मदद करा। क्या करा उन्हें, कैसा मदद करा, गिविंग हिम अब यहाँ पे तो क्या दिया, इसका आंसर क्या हो सकता है, गिविंग हिम गोल्ड लिखना था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखना था, ये मिस्टेक है यहाँ पे, क्या लिखना था यहाँ पे, गिविंग हिम गोल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पोएट ले in want and brief, when the poet lay in want and brief, the one who helped him was, कौन हेल्प करते हैं यहाँ पे, पोएट को एक प्राउड मैन हेल्प करा था, प्राउड मैन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पूर मैन गेव द पोएट, जो पूर मैन था क्या दिया पोएट को, वो पूर मैन नहीं था, वो प्राउड मैन था, ठीक है, ही इज नॉट ए पूर, ही इज ए प्राउड मैन, ठीक है, ही इज ए प्राउड मैन। लेकिन यहाँ पे द पूर मैन गेव द पोएट वॉट, क्या दिया पोएट को, पूर मैन गोल्ड दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन द पोएट्स सॉरो पास्ड ही वेंट टू द प्राउड मैन एंड, जब उसको जब दुख, उसका जब दुख कम हो गया, पोएट का जब दुख कम हो गया, तो ही वेंट टू द प्राउड मैन, वो प्राउड मैन के पास गया और जाके क्या बोला, यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शंस है, मैं जाके क्या बोला, हेल्प्ड हिम, व्हेन द पोएट्स सॉरो पास्ड ही वेंट टू द प्राउड मैन एंड हेल्प्ड हिम, उसकी भी मदद करा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पोएट रिफर्स टू सिंपथी एज हेवनली बिकॉज, सिंपथी मतलब लोगों से हमदर्दी, तो पोएट क्या बोलना चाह रहा था, इज ए फीलिंग फाउंड इन प्राउड पीपल, इज ए फीलिंग, इज ए फीलिंग फाउंड इन प्राउड पीपल है। तो ये सारे आंसर्स लिखा दिया मैं आपको, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 12
कंप्लीटेड। अब है सेक्शन 2। क्या है ये? सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या बोला? आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट एक्सीडिंग 3 to 4 सेंटेंसेस। याद रखिए, जब उन्हें क्लियरली बोल रहा कि आपको 3 to 4 सेंटेंस में लिखना है तो 3 to 4 सेंटेंस में ही लिखिए, क्योंकि अगर आप 5-6 सेंटेंस में लिख रहे हैं तो भी आपको मार्क्स उतना ही मिलने वाले हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता, टाइम ख़त्म हो जाता। तो जल्दी जल्दी लिखना पड़ता आपको। एक टाइम बहुत ज़रूरी यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सक रहे हैं तो मुश्किल हो जाती है अपने को। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर एंड मदर। जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उनके अंदर कौन सी खूबियाँ आई थी उनके पेरेंट्स में से, फादर और मदर में से। क्वेश्चन नंबर 14, इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, वाई डिड ओकोलिया वांट टू स्ट्राइक मलाशा। तो एक स्टोरी है, ये एक स्टोरी थी। ये जो है इन द स्टोरी, एक तो यहाँ पे स्टोरी का नाम दिया, और वाई डिड अकोलिया वांट टू स्ट्राइक मलाशा। क्यों अकोलिया क्या चाहता था? अकोलिया वांट टू स्ट्राइक, मारना चाहता था किसको? मलाशा को। क्यों? सवाल था क्यों, क्यों मारना चाहता था। तो ऐसे वाले है जो है ना, इनको आपको 5 पॉइंट्स, 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। सॉरी, 5 क्वेश्चंस लिखने वाले हैं अपन इसमें से, ओनली 5। आपकी मर्जी कौन से भी ले सकते हैं। और सेंटेंसेस कितने रहना? 3 to 4। टोटल ये बिट के मार्क्स कितने हैं? 5 2 10 मार्क्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। इनके सारे ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे मैं लिखाने वाला हूँ। बिट नंबर 3 में आंसर, बिट नंबर 3 में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट एक्सीडिंग 8 to 10 सेंटेंसेस। और इसके लिए कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया 21, 22, 23, इसमें जो क्वेश्चंस है, हाउ आर कंप्यूटर्स यूजफुल टू मेंशन 3 कंप्यूटर्स एडवांटेजेस। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ दीपा मलिक। और क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट मिस्टर अय्यर, हाउ डिड शी ट्रीट कलाम, डू यू थिंक इट वॉज राइट, सपोर्ट योर आंसर। अब यहाँ पे ये जो है, इन 3 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ कोई भी इसमें से जो आपको समझ में आता, जो आप पढ़ के गए, वो आंसर आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि आप इसको कितने सेंटेंसेस में लिखेंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर चुका है 8 to 10 सेंटेंसेस में लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ बिट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज पढ़ो और उसके ऊपर पूछे गए, इस पैसेज के ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, पहले पैसेज पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 होता, इस बिट का जो फोर्थ बिट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मलावत पूर्णा हु कॉन्क्वायर्ड माउंट एवरेस्ट 5 years ago। 5 साल पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले का नाम है मलावत पूर्णा। हैज़ बिकम ए रोल मॉडल फॉर द रूरल यूथ। और उन्हों क्या करे, वहाँ पे उनके एरिया में वहाँ के नौजवानों के लिए एक बहुत इज़्ज़त वाली चीज़ करे, अपना नाम रोशन करे। वहाँ के बच्चे भी उनके साथ में, एज ग्रुप के लोग हैं गांव में, क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, जहाँ मतलब डेवलप्ड एरिया नहीं होता वो मलावत पूर्णा जहाँ से आए, तो वहाँ के लोग, वहाँ की यूथ, उनके लिए जो मलावत पूर्णा है एक रोल मॉडल की तरह है। शी हैज़ नाउ कॉन्क्वर्ड माउंट विंसन मैसिव, द अंटार्कटिका's highest mountain peak,
अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी का नाम है विन्सन मैसिफ, माउंट में विन्सन मैसिफ, एक पहाड़ का नाम है। माउंट एवरेस्ट भी पहाड़ का नाम है। तो अभी तक ये दोनों पहाड़ पर ये चढ़ चुके हैं। द 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल फ्रॉम द मोस्ट marginalized section of society has now become the first and youngest tribal woman in the world to set foot on the six tallest mountain peaks across six continents। जो सिक्स कॉन्टिनेंट्स में सबसे ऊंचे पहाड़ है उन पे कदम रखने वाली लड़की का नाम है, सिर्फ 18 साल की उम्र में, वो है मलावत पूर्णा। और ये कौन सी फैमिली से आते हैं? एक ट्राइबल फैमिली से आते हैं, जहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं रहते हैं, ऐसे एरिया से एक लड़की आती और इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ने का रिकॉर्ड बनाती। सो फार पूर्णा स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। अभी तक जो पूर्णा है वो माउंट एवरेस्ट जो एशिया में आता 2014 में इसके ऊपर चढ़ाई करे थे। उसके बाद माउंट किलीमंजारो अफ्रीका में 2016 में चढ़े थे। उसके बाद माउंट एल्ब्रस यूरोप में है, 2017 में इसके ऊपर पहुंचे थे। और माउंट एकोनक्याक्यू साउथ अमेरिका में आता है, 2019 में इस पे पहुंचे थे। और एम कार्टनेस ओशिनिया रीजन 2019 में। उसके बाद माउंट विंसन मैसिव एंटार्क्टिका 2019 में। हर रॉ एंड्योरेंस एंड एवी इंस्पायरिंग मिशंस पूर्णा प्रूव टू द वर्ल्ड दैट नो माउंटेन इज टू हाई फॉर हर। पूर्णा यह साबित कर दिए कि कोई भी पहाड़ उनके लिए बड़ा नहीं है। पूर्णा's phenomenal journey from climbing small with hills in her tribal village of Pakala to the tops of the world's tallest mountain peaks began with the conquest of the Mount Everest in 2014। पहले तो पूर्णा जो है छोटे अपने ही एरिया में, गांव में जो छोटे पहाड़ थे उन पे वो चढ़ना स्टार्ट करी थी। उसके बाद धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट तक जाने का सफ़र हुआ। फिर माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद इसके बाद जो सिलसिला है वो कंटिन्यू शुरू हो गया। एंड शी नेवर लुक्ड बैक 30 सिंस देन। उसके बाद उन्होंने कभी वापस नहीं देखा पलट के। शी ब्रोक नेगेटिव stereotypes and proved to the world that marginalized girls can reach the highest peaks on earth। मार्जिनलाइज यहाँ पे बोला गया कि जिसके पास रिसोर्सेस ना हो, ना इनकम का सोर्स हो, फिर भी वो ऐसे सोसाइटी से एक लड़की निकलती है और इतना बड़ा वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाती है और एक लोगों के लिए एक फ़ख्र वाली चीज़ बनती है। इफ़ अपॉर्चुनिटीज़ आर 30 provided, the conquest of the formidable world's tallest mountains by Purna left an indelible impression on millions of marginalized children, particularly girls across the world। पूर्णा का मानना था कि गर्ल्स किसी से कम नहीं हैं। अगर वो स्पेशली अगर किसी भी ऐसे सोसाइटी से ऐसी जगह से आती है जहाँ पे फैसिलिटीज़ ना के बराबर हो, फिर भी उसके अंदर जुनून और जज्बा उनके अंदर होता है और उसी के बलबूते पे वो दुनिया की हर बड़ी चीज़ को पा सकते हैं। पूर्णा इज़ वेरी क्लोज टू अचीविंग हर गोल फॉर स्केलिंग द 7 tallest summits located in 7 continents। पूर्णा इज़ gearing up to scale। पूर्णा इज़ वेरी क्लोज टू अचीविंग हर गोल, और पूर्णा और भी बहुत करीब है। और 7 tallest समिट्स लोकेटेड इन 7 कॉन्टिनेंट्स,
पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में जो सबसे बड़े ऊंचे पहाड़ है वहाँ तक पहुँचने की उनकी एक जर्नी है। माउंट दिनाली नॉर्थ अमेरिकाज हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वहाँ पे ये जाने वाली हैं। द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी माउंटेनियर हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? माउंटेनियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का शौक़ है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ना और सबसे टॉप पीक पे पहुंचना, सबसे ऊंचाई पे पहुंचना और एक रिकॉर्ड बनाना। तो ये पूर्णा एक लड़की का नाम है जो बैकग्राउंड बहुत बुरे बैकग्राउंड से आती है, मतलब फैसिलिटीज़ के नहीं होने के बाद भी, ना होने के बाद भी वो अपना एक मकाम, अपना एक मर्तबा, एक अपना एक स्टेटस सोसाइटी में बनाती है और ये एक मैसेज देती है गर्ल्स को कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, जब आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। और गर्ल्स के लिए स्पेशली एक मैसेज था और कई सारे गर्ल्स के लिए वो रोल मॉडल बनी। अब इसी पैसेज के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है। आउट ऑफ 6 टॉलेस्ट माउंटेन पीक्स शी सेट फुट ऑन द फर्स्ट वन इज। ये जो 7 बड़े माउंटेन्स हैं उसमें से सबसे पहले पूर्णा किस पहाड़ के ऊपर अपना पहला कदम इन्होंने रखा? ए माउंट किलीमंजारो, बी माउंट एकोनकाग्यो, सी माउंट एल्ब्रस, डी माउंट एवरेस्ट। तो आंसर था माउंट एवरेस्ट है जो सबसे पहला जो माउंटेन था, टॉलेस्ट माउंटेन, ऊंचा पहाड़ जिस पे पहली बार इन्होंने अपना कदम रखा, वो है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में शी नेवर लुक्ड बैक सिंस देन, द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? शी नेवर लुक्ड बैक सिंस देन, इसका मतलब है शी वॉज वेरी सक्सेसफुल, शी वॉज वेरी सक्सेसफुल, शी वॉज वेरी सक्सेसफुल फ्रॉम द टाइम ऑन, तब से लेके अभी तक शी वॉज सक्सेसफुल, मतलब वो कामयाब होती रही अपने गोल्स तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 26, शी लेफ्ट एन indelible she left an indelible impression by, इसमें से ऑप्शन कौन सा है? शी लेफ्ट एन indelible impression by, वो क्या एक मैसेज पहुंचाना चाहती थी, क्या अपना इंप्रेशन बनाना चाहती थी? बिकमिंग एन इंस्पिरेशन टू मैनी, कई सारे लोगों के लिए वो क्या बनना चाहती? इंस्पिरेशन बनना चाहती थी। तो मैं इसका आंसर है बिकमिंग ए रोल मॉडल फॉर द यूथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड फॉर्मिडेबल इन द अबो पैसेज। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या है? ऑप्शंस हमारे पास है। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब है रुकावटें, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल को इंग्लिश में बोला जाता रुकावटें। ठीक है, ओके। उसके बाद पैसेज के ख़त्म होने के बाद आपको मार्क्स मिलेंगे 3 2 ज़ा 6 मार्क्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस। तो फिर क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, वाई डू यू थिंक मलावत पूर्णा इज़ ए रोल मॉडल फॉर द रूरल यूथ? रूरल यूथ के लिए वो रोल मॉडल क्यों बनी? मतलब जिस तरीके से पहली कामयाबी थी उनकी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना, और जो 5 इयर्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, और बच्चियों के लिए एक मैसेज था कि वो किसी भी हालत में अपने ड्रीम के साथ, अपने गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएँ अपने आप को हमेशा
साबित करें और लाइफ में आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डिड पूर्णा जर्नी ऑफ क्लाइंबिंग बिगिन? ये शुरुआत कैसा हुई थी, ये पहाड़ों पे चढ़ने की शुरुआत? तो ये तो छोटे मोटे जो पहाड़ थे उनके एरिए में, उनके गांव में पहले शुरुआत वहाँ से हुई। फिर जो पूर्णा की जो जर्नी थी, उसके बाद सबसे पहला जो गोल सेट किया था कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, एशिया का जो माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पहाड़ है उस पे चढ़ना है, गोल सेट किया था 2014 में। उसके बाद फिर माउंट किली मंजारो अफ्रीका में आता 2016 में, वो वहाँ पहुँची। फिर माउंट एल्ब्रस जो यूरोप में है, यूरोप में 2017 में उसके पहाड़ के ऊपर तक पहुँची। फिर माउंट एकोनकाग्यो साउथ अमेरिका में है 2019 में। इस तरह से एम कार्टनीज ओकेनियो रीजन 2019 एंड माउंट विंसन मैसिव एंटार्क्टिका 2019। इतने सारे पहाड़ को चढ़ने के बाद इनकी जर्नी ख़त्म हुई। ऐसा नहीं ख़त्म हुई, लेकिन कंटिन्यूसली ये अपने गोल को लेके, अपने जो पैशन को लेके जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ये सारे गर्ल्स के लिए एक मोटिवेशन है। सेक्शन 2 में जो फिफ्थ बिट है, इसमें आने वाला है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पोस्टर। ठीक है, एग्जाम में क्या आने वाला है? पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर दिया गया, इसमें यहाँ पे ईयर और उस साल में जो जो इंसिडेंट्स, मतलब हादसे, जो स्पेशल चीज़ें हुए थे उसके बारे में लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे ईयर 1910 में क्या हुआ था? एग्नीस बॉर्न। 1922 में हैड ए कॉल टू हेल्प अदर्स, दूसरों के लिए मदद करने के लिए उनको बुलाया गया। 1928 में हर फैमिली टू बिकम ए मिशनरी इन इंडिया। तो इस तरीके से जो टेबल दिया गया, इस टेबल के ऊपर बेस्ड टोटल यहाँ पे 31 से लेके 31, 32, 33, 34 फोर क्वेश्चंस हैं। जैसे कि इन विच ईयर मदर तेरेसा बिकेम ए नन? कौन से साल में मदर तेरेसा नन बनी थी? तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन इस टेबल में है, वो टेबल में देख के आपको आंसर लिखना है। उसके बाद सिक्स्थ बिट है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। 2 6 12 मार्क्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें से आपको सिर्फ 2 आंसर्स का जवाब देना है। यहाँ पे जो पहला है वो तो लेटर है, लेटर में ये यूज़ द क्लॉज, मतलब इन सारे पॉइंट्स को आप यूज़ करना है लेटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 है यू हैव रेड अबाउट दीपा मलिक, ए पैरा एथलीट हु रीच ग्रेटर हाइट्स with all. Here Deepa Mishi has won many awards, honors and accolades in her successful career. Now imagine that you are a journalist from a sports magazine and take Deepa's interview. तो दीपा का इंटरव्यू लेना है, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनाना है। ये सारे जो पॉइंट्स दिए गए यहाँ से यहाँ पर, जैसे कि ask about her schooling, family, beginning of career, hardship faced, family support, winning at various levels, awards and honors message। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं इंटरव्यू। आपको यहाँ पे इंटरव्यू कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू आने वाला है क्वेश्चन नंबर 36 में। ठीक है, इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 36 में क्लियरली है, या लिखे हुआ है कि नाउ लीव ए मैसेज। इमेजिन दैट यू आर रमना, यू हैव received a call from your brother's friend. Now leave a message to your brother. अपने भाई के लिए एक मैसेज लिखो जिसके अंदर आपको ये सारी पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए गए मेंशन करना है। और ये है उसका फॉर्मेट। डेट लिखना है, डे,
टाइम और आपका जो भी मैसेज है वो लिखना है। नेक्स्ट है 7th बिट, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 38 रहने वाला है ये। ऑन अकाउंट ऑफ रोड सेफ्टी वीक तेलंगाना स्टेट ट्रैफिक पुलिस वांट्स टू रिलीज ए पोस्टर, मतलब पोस्टर क्रिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 39 में राइट योर ओन एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ ए डायरी एंट्री। तो यहाँ पे डायरी एंट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरी एंट्री लिखना है। ओके, देन अब शुरू होता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आपको टाइम मिलेगा 1 आवर और कितने मार्क्स, 40 मार्क्स। इंस्ट्रक्शंस दिए गए यहाँ पे, क्या इंस्ट्रक्शंस है। पहला इंस्ट्रक्शन है आंसर ऑल द क्वेश्चंस अंडर पार्ट बी ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। जितने भी आंसर है पार्ट बी के अंदर ही लिखना है आपको। और सेकंड इंस्ट्रक्शन है अटैच पार्ट बी टू द आंसर शीट ड्यूली आंसर्ड। मतलब आंसर लिखने के बाद आंसर शीट को, जो पार्ट बी है उसको आपको अटैच करना है पार्ट ए के साथ, सॉरी आंसर शीट के साथ में। पार्ट बी को आपको अटैच करना है आंसर शीट के साथ में। पार्ट ए आप अपने पास रख सकते हैं, आप लेके जा सकते हैं, लेकिन पार्ट बी को आप अटैच करना है आंसर शीट के साथ में। सेक्शन 3 में जो पहला, सेक्शन 3 में फिल इन द ब्लैंक्स with the words from the box below that collocates with the underlined words or phrases। यहाँ पे fill in the blanks है और ये fill in the blanks जो दिए गए हैं, इन fill in the blanks को आपको फिल करना है। ऊपर यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आंसर्स है, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं इसके। अब ये देख लेंगे, ये देखो हमारे पास एक पैसेज है और ये जो वर्ड्स है मैकेनिज़्म, एजुकेशनल, लर्निंग, एबिलिटी, डेवलपमेंट, तो ये कहाँ पे एग्जैक्टली फिट होते हैं। वी कैन सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अडैप्टिंग दिस इनटू, इस जगह पे ये सारे ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है वो यहाँ पे लिखना है। देयर सिस्टम एंड रिलाइंग ऑन ग्रुप रिसोर्सेस, एंड यहाँ पे फिर इसमें से इस बॉक्स के अंदर से चुनना है आपको राइट आंसर। रिसोर्सेस एंड टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लाइफ, द यूज ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद द, यहाँ पे एक ब्लैंक है, टू गेट मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन, टू कनेक्ट with learning groups and other systems that। तो ये जो पैसेज है, इस पैसेज में हमने क्या देखा, इस पैसेज में क्लियरली लिखे हुआ है कि वी कैन सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अडेप्टिंग दिस, इस जगह पे आपको लिखना है फर्स्ट वन है मैकेनिज़्म। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है मतलब स्कूल्स कॉलेजेस है जो अडॉप्ट कर रहे हैं, एक मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं लोग। मैकेनिज़्म का मतलब है एक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको यूज़ करना है मैकेनिज़्म। तो ये है 1 इनटू देयर सिस्टम्स एंड रिलाइंग ऑन ग्रुप रिसोर्सेस। सेकेंड जो है यहाँ पे रिलाइंग ऑन ग्रुप रिसोर्सेस, एंड सेकेंड आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आना चाहिए आपको बॉक्स में देखना है, और वो है डेवलपमेंट्स, ग्रुप रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट 2। तो डेवलपमेंट मतलब ये 2 हमारा आंसर है, 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे आने वाला है वो है 2। टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लाइफ, असल जो मकसद है स्टूडेंट के लाइफ में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द, सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने से किसके अंदर, एजुकेशन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है और जिससे
प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द, स्टूडेंट्स के अंदर ये एबिलिटी आए, मतलब ये 3 इसका आंसर है। टू गेट मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन, उन्हें और ज़्यादा जानकारी मिले। टू कनेक्ट विद द लर्निंग ग्रुप्स एंड अदर्स, और दूसरे जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ ग्रुप्स बना सकें, पढ़ सकें, दूसरों से मिल सकें और पढ़ सकें। फोर्थ है लर्निंग एंड अदर, यहाँ पे है लर्निंग, ये वाला लर्निंग, ये 4 है। एंड अदर लर्निंग सिस्टम्स दैट, तो ये सारे जो आंसर्स हैं इनको आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट आंसर है मैकेनिज्म, ठीक है, फर्स्ट आंसर मैकेनिज्म। सेकेंड आंसर है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऊपर इसके आंसर लिखे हुए हैं, राइट, यहाँ पे लिखे हुआ भी है। थर्ड आंसर है एबिलिटी, एबिलिटी। फोर्थ आंसर है लर्निंग, ठीक है, फोर्थ आंसर है लर्निंग, लर्निंग। फिफ्थ आंसर है, बस आपको 4 लिखना है, बस 4 लिखना है। डन, ओके, क्लियर है यहाँ तक? डन। इसके बाद सेक्शन, क्वेश्चन बिट नंबर 2 है सेक्शन, तो कंटिन्यूशन में है पार्ट बी के अंदर। सेकेंड बिट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, इन एंड द। इन एंड द हमें कहाँ यूज़ करना है? तो व्हेन रमन वॉस, यहाँ पे यूज़ करना है ए स्कूल बॉय, ही वॉन्टेड टू बिकम, he wanted to become he wanted to become the scientist, यहाँ पे द आना चाहिए, द ऑलरेडी द है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ, द साइंटिस्ट, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द, यहाँ पे द आना चाहिए, द फिजिक्स एंड wanted to study the theories, यहाँ पे आना है द theories related to light and teach it। तो रमन एक स्कूल का स्टूडेंट है, he wanted to become साइंटिस्ट, तो यहाँ पे द आना है, द साइंटिस्ट। यहाँ पे क्या आना है? ए आना है, स्मॉल ए, क्योंकि ये बिट में आपको ए एंड द यूज़ करना है। ही वॉन्टेड टू बिकम द साइंटिस्ट, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द, यहाँ पे लिखना है द फिजिक्स, द एक बार लिखना है, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख दिया द, मतलब यहाँ पे और एक बार रिपीट नहीं करना है, फिजिक्स एंड वांटेड टू स्टडी द थियरीज रिलेटेड टू लाइट एंड टीच इट। ओके, तो ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट, और जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए गए उनको, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे ए, उसके बाद द, फिर इसके बाद 7th वन भी क्या है? द है, और 8th वन क्या है? 8th वन भी द है, ठीक है, 8th वन भी द है। थर्ड बिट है कंप्लीट द पैसेज बाय चूजिंग द राइट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो इट। ईच ब्लैंक इज नंबर्ड एंड हैज़ 4 choices A B C D। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट A B C D इन द आंसर बुकलेट। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये पैसेज दिया गया है यहाँ पे, ये पैसेज के ऊपर, ये पैसेज देने के बाद पैसेज के ऊपर बेस करके ये देखो आप ऑप्शंस दिए गए 9th के अंदर, क्या आंसर ए है या बी है या सी है या डी है। इस तरीके से इसमें से कोई भी एक आंसर जो इसमें जमने वाला है वो यूज़ करना है।
तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे। वंस अपॉन ए टाइम इन ए विलेज, इन ए स्मॉल विलेज, देयर वॉज ए गार्डन। द गार्डन वॉज फिल्ड डैश। अब उस जगह पे क्या आना है वो आपको इसमें से देखना है, इसमें से कौन सा सेट होता है वहाँ पे। मैजिकल फ्लावर्स टॉकिंग एनिमल्स डैश। Every morning the children from the village would gather neat the garden dash, admire the beauty of nature. One day, a curious girl named Lily discovered a hidden door dash. The garden as she entered. She found a tiny door that led to a secret world. Inside, she met a friendly unicorn named Sparkle, who guided her in magical adventures. अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, इसमें से 9th 10th 11th 12th में मैं आपको जो जो आंसर्स है मैं वो आपको बोलने वाला हूँ, कौन से आंसर्स इसमें सेट होने वाले हैं, फिल होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में से आपको ये जो ऑप्शंस है ABCD, इसमें से एक आंसर चुनना है। तो यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम इन ए विलेज, स्मॉल विलेज, देयर वॉज ए गार्डन। द गार्डन वॉज वेरी फिल्ड विथ, क्या आने वाला है यहाँ पे, विथ मतलब साथ में। द गार्डन वॉज फिल्ड विथ, तो इसका राइट आंसर है जो 9th का राइट आंसर है वो क्या है, विथ है, विथ। उसके बाद नेक्स्ट, मैजिकल फ्लावर्स टॉकिंग एनिमल्स डैश। मैजिकल फ्लावर्स टॉकिंग एनिमल्स डैश। तो 10th में से कौन सा आंसर यहाँ पे आने वाला है बोले तो अबाउट। क्या है वो, अबाउट। 10th वन है अबाउट। एवरी मॉर्निंग द चिल्ड्रेन फ्रॉम द विलेज वुड गैदर नियर द गार्डन डैश। नियर द गार्डन में से विथ, टू, बट या और। तो 11th वन क्या है राइट आंसर, वो है बी। एवरी मॉर्निंग चिल्ड्रेन फ्रॉम द विलेज वुड गैदर नियर द गार्डन टू, क्या आना है, टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर। वन डे क्यूरियस गर्ल नेम लिली डिस्कवर्ड ए हिडन डोर डैश द गार्डन। तो 12th का आंसर इसमें से क्या आना चाहिए, इन द गार्डन। तो इन द गार्डन मतलब ए। तो इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है आपको। उसके बाद 4th बिट है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। इसके लिए 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया देखिए, राइट, सॉरी, माई इंटरेस्ट आर क्वाइट न्यूमरेबल। माई इंटरेस्ट आर क्वाइट न्यूमरेबल। तो इसका सही आंसर क्या है आपको लिखना है, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। ये जो एंटोनिम है इसका मतलब है अपोजिट वर्ड। न्यूमरेबल का अपोजिट वर्ड है अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल, सॉरी, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, ये मेरे पेन से तो नहीं दिखाई जा रहा, एक मिनट में इसको क्लियरली। फर्स्ट आंसर है ये न्यूमरेबल मतलब काउंटेबल, और इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है बोल तो अनकाउंटेबल। नहीं आ रहा मेरे को इसमें, ठीक है, ओके, एक मिनट। अन, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल। उसके बाद ये जो वर्ड है द पायलट, सॉरी पायलट नहीं होता, क्या है वो, प्लॉट। क्या है वो, प्लॉट। द प्लॉट वॉज नियर द टेम्पल, राइट द होमोफोन। और प्लॉट का होमोफोन क्या होता वो लिखना है। प्लॉट का होमोफोन क्या होता है, तो इसका होमोफोन होता है प्लॉट का क्लॉट।
क्लॉट, CLOT, क्लॉट। 15th का है ही वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का क्या करना है अपने को? आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स। डिसअपॉइंटेड प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग का वर्ड, तो DIS स्टार्टिंग में क्या लिखे हुआ है? DIS लिखे हुआ है ना, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स आया तो स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लिखना है, तो DIS। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है एज न्यूज ऑफ लक्ष्मीज प्रीडेकेमेंट स्प्रेड। प्रीडेकेमेंट तो क्या है? द मीनिंग ऑफ प्रीडेकेमेंट का मतलब क्या है? प्रीडेकेमेंट का मतलब, प्रीडिकेमेंट का मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? इसका मतलब है पजलिंग। PU, पजलिंग, PUZZLING, पजलिंग। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ के बाद फिफ्थ बिट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल अप द ब्लैंक्स विथ सूटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इसके लिए 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। लास्ट ईयर आई डैश, बाजू लिखे हुआ है गो। अगर ऐसा बाजू लिखे हुआ है गो, तो क्या करना अपन? क्या लिखो बोले? इसके सूटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखो बोले। वर्ब मतलब काम चल रहा, तो अगर गो है तो क्या करना? उसको गोन कर देना, गोन। तो गोन, GONE, GONGONE, गोन। गो है तो गोन हो गया। उसके बाद टू फोर्ट वरंगल ऑन ए हॉलीडे, इट डैश बी लिखे हुआ है, बी रहा तो हैव बीन, हैव बीन। ठीक है, यह है हैव बीन। हैव बीन, HA, हैव बीन। उसके बाद है 19th, लास्ट में बाजू में लिखे हुआ है ना विजिट बोल के, तो विजिटेड लिखना है उसको अपन, VISITED, विजिटेड। और 20 का है ना, इसके बाजू ब्लैंक क्या लिखे हुआ है? बॉक्स में क्या लिखे हुआ है? वॉक, तो वॉकड बोल के लिखना है, WALKED, वॉकड। ठीक है, वॉकड पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? वॉकड पढ़ते हैं। ओके, डन। तो ये था फिफ्थ बीट। उसके बाद सिक्स्थ बीट क्या है? राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया? द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। जो सेंटेंस लिखे हुआ है उसको अपन को चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे इसका आंसर? दे हेल्ड द पंचायत was held in the same evening under an old banyan tree. They said, पूरा लिखना है आपको। they said के बाद द पंचायत was held the same evening under an old banyan tree.
पूरा एज इट इज कॉपी करना है, द से लेके पूरा, द पंचायत was held, यहाँ से देखो, was held the same evening under an old banyan tree। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, आई प्रिपेयर्ड वेल, आई रोट माई एग्जाम्स। अब इसको कैसा है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिफोर। बिफोर का इस्तेमाल करके कंबाइन कर दो वाला सेंटेंस। बिफोर राइटिंग माई एग्जाम्स, बिफोर राइटिंग माई एग्जाम्स आई प्रिपेयर्ड वेल, आई प्रिपेयर्ड वेल। ठीक है, ओके। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये आंसर्स जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो थिकनेस है और जो यहाँ पे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा स्पेलिंग्स, तो मैं क्या करता हूँ, नोट्स भी लिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, आई सेड टू हर यू कैन टेक माई हेल्प इफ़ नीडेड। तो मैं कैसे लिखना है इसको, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो आई टोल्ड हर टू, I told her to take, I told her to take my help if she needed, if she needed, if she needed, if she needed। Okay, question number 24, the Statue of Unity is the tallest statue in the India, in the नहीं है वहाँ पे। The Statue of Unity is the tallest statue in India, write it in comparative degree। The Statue of Unity, the Statue of Unity is the tallest as compared to other statue, is, ठीक है, is, is the tallest, is the tallest is the tallest as compared, as compared to other statue in India। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से बिट नंबर 6 कंप्लीट करना है। देन बिट नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टिंग द अंडरलाइंड पार्ट। अंडरलाइन पार्ट को करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, द इंटरनेट इज़ ए ग्रेट वे टू गॉट इन टच विद ग्लोबल हैपनिंग्स। इंटरनेट एक अच्छा तरीका है जिससे हम वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे इंटरनेट से मालूमात कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखे हुआ है द इंटरनेट, डायरेक्टली लिखे हुआ है इंटरनेट। अगर इंटरनेट लिखे हुआ है तो अपन क्या लिखना है, इज़ ए ग्रेट, इज़ ए ग्रेट, इज़ ए ग्रेट वे टू गेट इन टच। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, ही इन्वाइटेड मी इनटू हीज होम फॉर ए मील। ही इन्वाइटेड
मी टू हिज होम, क्या लिखना है? मी टू हिज होम। 27, their mother their mothers had them dressed both in new frocks. Their mothers had dressed both with new frocks। ठीक है, had dressed both with new frocks, new frocks। One can have a bliss of heaven on earth। One can have a के जगह पे the bliss of heaven heaven on earth। एट्थ बिट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो। तो यहाँ पे 29 में दिया बसेस डैश एट द पंचावती कॉलोनी बस स्टॉप, हल्ट या स्टॉप, क्या आना? तो बसेस हल्ट आना, क्या आना? बसेस हल्ट, हल्ट मतलब रुक जाना, कैंसिल आना, हल्ट आना। ओके, नेक्स्ट है ही इज़ ए बॉय। ही इज़ ए, क्या ना इस जगह पे? यंग बॉय। ही इज़ पॉपुलर बिकॉज ही ऑलवेज स्पीक्स, तो क्या आंसर आना है इसका? पोलाइटली। उसके बाद ही इज़ डैश, ही इज़ इनोसेंट, क्या ना? इनोसेंट। अब ये है नाइन्थ, पंचुएशन बोलते हैं इसको, कहाँ पे आपको इस तरीके से कोटेशन लगाना है, कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना है, वो सब यहाँ पे देखना है अपने को। ठीक है, ओके। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें डिड प्रिटी वेल आउट वेस्ट, डिड प्रिटी वेल आउट वेस्ट, डिडंट यू आस्क द पुलिस मैन, तो पुलिस मैन बोले तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद बस, और कॉमा कहाँ पे आना? यहाँ पे कॉमा ऑलरेडी लगे हुआ है, कॉमा। ओके, 34, यू बेट आई होप जिम्मी हैज़ डन half as well, he was a kind of plodder, though a good fellow as he was। अब इसमें पंचुएशन मतलब कॉमा कहाँ पे लगना है, वो कॉमा लगाना है। तो एक कॉमा तो इधर आने वाला है, ठीक है, कॉमा वहाँ पे आने वाला है, और एक वेल के बाद फुल स्टॉप आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, फुल स्टॉप आ गया। उसके बाद प्लॉडर के पास, प्लॉडर के पास कॉमा आने वाला है। दो ए गुड फेलो हैज़ ही वॉस, यहाँ पे डॉट आने वाला है, फुल स्टॉप। 10th है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच का है ये, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब पूछते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा एस्टेब्लिश्ड क्या है? एस्टेब्लिश बोले तो एक वर्ब है, एस्टेब्लिश मतलब वर्ब। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब क्या है? एडजेक्टिव, क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। क्रिसमस क्या है? नाउन है, क्रिसमस नाउन है। और फर क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पार्ट ए पार्ट बी एक्सप्लेनेशन।
जिसमें से पोस्टर, इनविटेशन, ये जो आंसर्स है ये मैं आपको इसी वीडियो में, इसके बाद के पार्ट में, ये पार्ट 1 है जिसमें पेपर एक्सप्लेन करा, मैं पार्ट 2 में इसके आंसर्स के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।